हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवे कोड्स। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लिंक लिस्ट को समझने वाले हैं। तो यार, ये लिंक लिस्ट क्या होता है? लिंक लिस्ट इज नथिंग बट अ डेटा स्ट्रक्चर। इट इज नथिंग बट अ डेटा स्ट्रक्चर। जिन लोगों को डेटा स्ट्रक्चर का फील नहीं पता, उनको बस मैं एक ही लाइन बोलूंगा कि जो डेटा स्ट्रक्चर है ना, इट इज अ वे टू ऑर्गेनाइज डेटा। इट इज अ वे टू ऑर्गेनाइज डेटा। लाइक अगर मैं इसको रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करूं, तो फॉर एग्जाम्पल आप कभी किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गए हैं एंड यू वांट परचेज समथिंग। तो वहां पे आइटम्स कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज होते हैं जिससे आप उनको एक्सेस आसानी से कर सकें और परचेज भी आसानी से कर सकें। अब मान लो अगर वो आइटम्स अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं होते तो आपको बहुत डिफिकल्टी होती उनको बाय करने में और उनको सर्च करने में, और ये उनकी सेल्स को भी इफेक्ट करता। तो यार, डेटा स्ट्रक्चर का काम वही है कंप्यूटर वर्ल्ड में, क्या कि मेन मेमोरी के अंदर डेटा को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना, जिससे हम सारे काम एफिशिएंटली कर पाए। अब यार, आप लोगों ने एक डेटा स्ट्रक्चर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है एंड दैट इज एरेज। एंड दैट इज एरेज। अच्छा, एरेज क्या है? एरेज इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल। जब बहुत सारे वेरिएबल्स एक साथ हम डिक्लेयर कर देते हैं, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल, तो उसे ही हम एरेस कहते हैं। और एरेस के अंदर सारे ही वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में पाए जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपकी मेन मेमोरी है और मेन मेमोरी के अंदर आपने कोई एरे डिक्लेयर करा है, सपोज 5 साइज का, तो ये पांचों के पांच एलिमेंट मेन मेमोरी के अंदर एक साथ पाए जाएंगे। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी। अब यार, जब ऑलरेडी एक डेटा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता था, तो यार हमें ये लिंक लिस्ट को लाने की जरूरत क्या पड़ी? व्हाट इज द नीड टू इंट्रोड्यूस लिंक लिस्ट इफ देयर इज ऑलरेडी अ वन डेटा स्ट्रक्चर? तो यार, आज के इस वीडियो के अंदर मैं इसी डाउट को क्लियर करना चाहूंगा कि लिंक लिस्ट का एग्जिस्टेंस आया ही क्यों और लिंक लिस्ट होता क्या है। इन दोनों क्वेश्चंस को आज हम डील करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो यार, लिंक लिस्ट को लाने के पीछे एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन एरेस का ही है, क्योंकि एरेस के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जिनको टैकल करने के लिए हमें लिंक लिस्ट को लाना पड़ा। अगर मैं प्रॉब्लम नंबर 1 की बात करूं, तो आप लोगों को पता है कि जब भी मैं किसी एरे को डिक्लेयर करता हूं तो मुझे साइज देना मस्ट है। मुझे साइज हमेशा उसका देना पड़ता है। अब आप ये मान लो कि मुझे 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स इनपुट करने हैं, तो मैंने उसके लिए क्या किया, मैंने उसके लिए 5 साइज का एक एरे बना दिया मार्क्स नाम से। और जैसे ही मैंने ये एरे डिक्लेयर किया, तो फिर मेन मेमोरी के अंदर एक 5 इंटीजर वेरिएबल्स का ब्लॉक भी बन जाएगा। फिर जो भी स्टूडेंट्स के मार्क्स थे उनको मैंने इन ब्लॉक्स में इनपुट करा लिया। अब यार, मुझे बाद में पता चलता है कि स्टूडेंट 5 नहीं, स्टूडेंट तो 6 थे। तो यार, इस केस के अंदर अगर मेरा एरे स्टैटिक हुआ, तो यार मैं रन टाइम पे तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब मैं प्रोग्राम लिख रहा हूंगा तो मुझे साइज एरे का कुछ ऐसा देना पड़ेगा जो बहुत लार्ज हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोल दिया पहले कि एरे का साइज 10,000 है, जिससे अगर कोई बाद में कोई नया स्टूडेंट आ जाए तो मैं उसका मार्क्स भी अच्छे से इनपुट करा पाऊं। और अगर यही एरे मेरा डायनेमिक हुआ, अगर आप वेक्टर की बात करते हो सी प्लस प्लस के अंदर, या फिर एरे लिस्ट की बात करते हो जावा के अंदर, तो ये सारे डायनेमिक एरे हैं। तो इनके अंदर एक चीज होती है, दैट इज पुश बैक। तो इसके अंदर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक 5 साइज का एरे है और वो सारा एरे फिल हो चुका है, तो जैसे ही आप एक नया एलिमेंट इसके अंदर इंसर्ट कराना चाहते हो, तो क्या होता है बैकएंड में कि एक न्यू एरे डिक्लेयर होता है जो इसका डबल द साइज होता है। अगर इसका साइज 5 है तो 10 साइज का एरे बन जाएगा, और ये सारे एलिमेंट एज इट इज कॉपी हो जाएंगे, और जो भी आप नया एलिमेंट इनपुट कराना चाहते हो फिर आप उसके अंदर यहां पे इंसर्ट कर दोगे। तो यार, जैसा कि आप देख सकते हैं, केवल मुझे एक स्टूडेंट को ऐड कराने के लिए इतना ज्यादा काम करना पड़ेगा। मुझे एक नया एरे डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, फिर मुझे उसको कॉपी भी कराना पड़ेगा सारे एलिमेंट्स को। तो ये बहुत ज्यादा टास्क हमारे लिए बढ़ चुका है। और यार, अगर मैं एरे का साइज बहुत ज्यादा भी दे देता हूं तब भी ये मेरे लिए डिसएडवांटेजियस है। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, मैंने 10,000 साइज का एरे यहां पे बना दिया। ये 10,000 साइज का मैंने एरे यहां पे बना दिया। मुझे मार्क्स केवल 6 स्टूडेंट के कराने हैं, तो मैंने 6 स्टूडेंट के मार्क्स भी इनपुट करा दिए। अब ये जो बाकी के जो स्पेस बची है, ये तो वेस्ट जा रही है ना। यानी कि इस केस में वेस्टेज ऑफ मेमोरी भी हो गया। तो यार, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एरे में, और इन प्रॉब्लम्स को लिंक लिस्ट बहुत अच्छे से टैकल कर सकता है, वो अभी हम देखेंगे बाद में। और यार, अगर मैं कुछ और प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूं, तो यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ये भी है, फॉर एग्जाम्पल,
मेरे पास ये मेन मेमोरी है और मेन मेमोरी के अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स और एरे पहले से डिक्लेयर है। लेट्स से यहाँ पे एक मेरे पास वेरिएबल है जिसने स्पेस घेर रखी है x। यहाँ पे एक एरे है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं और इन्होंने भी एक इतनी स्पेस घेर रखी है, ये सारी सारी। और लेट्स से यहाँ पे भी मेरे पास एक एरे है, इसने भी मेरे पास स्पेस घेर रखी है बहुत सारी, ठीक है। अब यार मैं एक नई एरे यहाँ पे डिक्लेयर करना चाहता हूँ जिसका साइज होगा लेट्स से 6। तो जैसे यार मैं 6 साइज का एरे डिक्लेयर करने जाऊंगा, फिर मैं जब मेमोरी में देखूंगा तो मुझे कोई एक ऐसा कॉन्टिन्यूअस ब्लॉक नहीं मिल पा रहा जो 6 साइज का हो। ये तो मुझे पता है कि 6 एलिमेंट रखने की स्पेस तो है। फॉर एग्जाम्पल 2 एलिमेंट यहां रख दूंगा, 2 एलिमेंट यहां रख दूंगा, एक यहां रख दूंगा, एक यहां रख दूंगा, मतलब 6 एलिमेंट रखने की स्पेस तो है। लेकिन एक साथ 6 एलिमेंट रखने की स्पेस नहीं है, क्योंकि एरे क्या बोलता है, एरे बोलता है कि अगर आप किसी चीज को डिक्लेयर करोगे तो वो कॉन्टिन्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी लोकेशन में पाए जाएंगे। और जब तक आप कॉन्टिन्यूअस ब्लॉक को ही नहीं डिक्लेयर कर पाओगे तो उसका मतलब एरे को भी डिक्लेयर नहीं कर पाओगे। तो इससे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहां पे हो गया स्पेस अनअवेलेबिलिटी। कहने का मतलब यार ये है कि मेमोरी तो है पर मैं एरे को डिक्लेयर नहीं कर पा रहा, और इस प्रॉब्लम को भी हमारा लिंक लिस्ट बहुत अच्छे से टैकल कर देगा। अब यार एरे के साथ एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये भी है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहां पे एक एरे है जिसका साइज है 6। इसके अंदर लेट्स से एट द मोमेंट 5 एलिमेंट प्रेजेंट, दैट इज 1 2 4 5 एंड 6, और ये वाला स्पेस अभी एम्प्टी है। अब यार आप क्या चाहते हो कि 2 और 4 के बीच में 3 मिसिंग है, तो आप यहाँ पे 3 इंसर्ट कराना चाहते हो। अब जैसे ही आप 3 को यहाँ पे इंसर्ट कराना चाहोगे, कहने का मतलब यह है कि आपको जो 3 है उसको 2 के बाद इंसर्ट कराना है और 4 के पहले इंसर्ट कराना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 4 5 6 जो 3 एलिमेंट हैं इनको आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। पहले आप 6 को आगे शिफ्ट करोगे, फिर आप 5 को आगे शिफ्ट करोगे, फिर आप 4 को आगे शिफ्ट करोगे, फिर जो यहां पे वॉइड स्पेस बनेगा फिर जाके आप यहां पे 3 को इंसर्ट करा पाओगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि केवल इंसर्ट कराने के लिए आपको इतना ज्यादा टास्क करना पड़ गया। सिमिलरली अगर आपके पास एक दूसरा एरे होता और उसके अंदर भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते और आपका टास्क ये था कि इस एरे से किसी एक एलिमेंट को डिलीट करना, तो यार अगर आपको इस एलिमेंट को डिलीट करना है तो जो उसके आगे वाले जितने भी एलिमेंट है आपको उनको एक कदम आगे ट्रांसफर करना होता, आगे शिफ्ट करना होता। तो इंसर्शन हो या डिलीशन हो, एरेस के अंदर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। मतलब आपको एक एलिमेंट को इंसर्ट कराना हो या फिर एक एलिमेंट को डिलीट कराना हो तो उसके लिए आपको जो बाकी के एलिमेंट है उनके साथ भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। सो दिस इज नॉट ऑप्टिमल इन केस ऑफ एरेज। तो यार अब तक हमने जितने भी प्रॉब्लम्स देखे एरे के, वो सारे ही प्रॉब्लम्स लिंक लिस्ट बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर सकता है। तो अब एक काम करते हैं, लिंक लिस्ट होता क्या है और लिंक लिस्ट इन प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल कर रहा है इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो यार जैसा कि आप लोगों को पता है कि लिंक लिस्ट क्या चीज है, लिंक लिस्ट एक तरीके का डेटा स्ट्रक्चर है। आई होप कि डेटा स्ट्रक्चर आप पता चल गया होगा। डेटा स्ट्रक्चर है लीनियर टाइप का। कैसे टाइप का? इट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब ये लीनियर क्या होता है यार? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर उनको बोलते हैं जिनके एटमोस्ट 2 नेबर्स हो। हर डेटा के एटमोस्ट 2 नेबर्स हो तो उसको लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एरे की बात करूं तो सपोज ये मेरे पास एक एरे है, इसके अंदर लेट्स से एक एलिमेंट है 1 2 3। तो आप देखना कि कितने नेबर्स है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूं तो इसका केवल एक ही नेबर है, दैट इज 2। अगर मैं इस 2 की बात करूं तो उसके 2 नेबर है, एक तो 1 है एक 3 है। अगर मैं इस 3 की बात करूं तो उसका केवल एक ही नेबर है। तो यार इसके अंदर अगर आप देखोगे ना तो हर एलिमेंट के एटमोस्ट 2 नेबर होंगे और 2 से ज्यादा नेबर नहीं हो सकते। तो यानी कि एरे कैसा हो गया? एरे एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हो गया। सिमिलरली लिंक लिस्ट भी मेरा एक तरीके से लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ही होता है। बस लिंक लिस्ट और एरेज के अंदर बस इतना सा डिफरेंस होता है कि जो एरेज होते हैं वो एक तरीके से कॉन्टिन्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी लोकेशन में पाए जाते हैं, लेकिन लिंक लिस्ट मेमोरी में कहीं भी पाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक मेमोरी है और लेट्स से एक आपके पास डेटा इधर पे है, एक आपके पास डेटा इधर पे है, एक डेटा आपके पास इधर पे है। लेट्स से आपने यहाँ पे स्टोर करा दिया 2, आपने यहाँ पे स्टोर करा दिया 3, आपने यहाँ पे स्टोर करा दिया 4, है ना। तो एरे के अंदर तो ये सारी चीजें एक साथ एक ही ब्लॉक में आती थी, लेकिन लिंक लिस्ट के अंदर ये सारे डेटा अलग अलग डिस्क्रीट लोकेशन पर पाया जा सकता है।
अब मेन पॉइंट ये आता है कि अगर ये डिस्क्रीट लोकेशन पे है तो मैं पता कैसे लगाऊंगा एक दूसरे का। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 2 पे खड़ा हूं तो मैं 3 पे जाऊं कैसे? तो उसका सिंपल सा आंसर है विद द हेल्प ऑफ एड्रेस। लाइक आपको पता है कि जब भी कोई वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन के अंदर बनता है तो उसका एक एड्रेस भी बन जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इस 2 का एड्रेस है 200, इस 3 का एड्रेस है 300, इस 4 का एड्रेस है 400। तो लिंक लिस्ट के अंदर ना केवल डेटा बट द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट भी स्टोर होता है, जिससे हम उसको अच्छी तरीके से लिंक कर पाए, जिससे ऐसा लगे कि हाँ यार ये एक तरीके से लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ही है। तो क्या हुआ, तो 2 यहां पे 3 को कनेक्ट कर रहा है, फिर 3 यहां पे 4 को कनेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से पूरा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की कैटेगरी में आ गया। क्यों? क्योंकि हर एलिमेंट के एटमोस्ट 2 नेबर है। तो यार जैसा कि अभी हमने देखा कि लिंक लिस्ट के अंदर हर एलिमेंट के पास 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। एक चीज तो होती है डेटा और एक चीज होता है एड्रेस। एड्रेस किस चीज का? जो भी नेक्स्ट एलिमेंट होगा उसका एड्रेस, जिससे वो उसको लिंक कर सके। और इन दोनों चीजों के कलेक्शन को ही हम क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। इट इज नथिंग बट अ नोड। तो नोड में क्या होता है? नोड में एक तरीके से डेटा होता है और एड्रेस होता है। एड्रेस किस चीज का? एड्रेस होता है नेक्स्ट नोड का। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे लिंक लिस्ट थोड़ा इलस्ट्रेट करूं तो ये नोड 1 हो गया, ये नोड 2 हो गया, ये नोड 3 हो गया। हर नोड के पास 2 चीजें, क्या क्या? एक तो डेटा हो गया, लेट्स से इसके पास 10 वैल्यू है, इसके पास 20 है, इसके पास 30 है। और डेटा के साथ साथ एड्रेस, मतलब नेक्स्ट नोड का एड्रेस। लेट्स से इस पूरी नोड का एड्रेस है 200, तो इसने 200 को यहाँ पे स्टोर किया, जिसकी वजह से इसको पॉइंट कर रहा है। सिमिलरली इसका एड्रेस है 300, तो इस नोड ने 300 को स्टोर किया, जिसकी वजह से इसको पॉइंट कर रहा है। और लेट्स से आगे कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो हमने इसको कहीं पॉइंट नहीं किया, हमने केवल इसको नल में पॉइंट कर दिया, क्योंकि कोई आगे एलिमेंट ही नहीं है। तो यार जो मेरा डेटा है ना, डेटा को कौन स्टोर करता है? डेटा को एक तरीके से वेरिएबल ही तो स्टोर करता है। और वेरिएबल क्या क्या हो सकते हैं? वेरिएबल बेशक इंटीजर हो जाए, चाहे कैरेक्टर हो जाए, चाहे फ्लोट हो जाए, चाहे किसी भी टाइप का वेरिएबल हो जाए, वो मेरा डेटा को स्टोर करेगा। और एड्रेस को कौन स्टोर करता है? एड्रेस को स्टोर करता है पॉइंटर, क्योंकि पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो कि एड्रेस को स्टोर करता है। तो क्या होगा, जब भी आप एक नोड बनाओगे तो आप एक डेटा बनाओगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं इंटीजर डेटा बना रहा हूं, और साथ ही साथ आप एक पॉइंटर को भी बनाओगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये क्या हो गया? ये एक तरीके से हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स हो गए। हेट्रोजीनियस एलिमेंट मतलब, हेट्रोजीनियस एलिमेंट हम उन्हें कहते हैं जिसका टाइप अलग हो। लाइक ये इंटीजर है, ये पॉइंटर है, मतलब दोनों अलग अलग कैटेगरी के हैं। और हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए क्या यूज में आता है? इसको स्टोर करने के लिए अगर आप सी लैंग्वेज में काम कर रहे हो तो स्ट्रक्ट के अंदर यूज कर सकते हो। अगर आप सी प्लस प्लस के अंदर काम कर रहे हो तो आप क्लासेस का यूज कर सकते हो। तो क्लासेस की हेल्प से, स्ट्रक्ट की हेल्प से आप एक नोड को बना सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं सी प्रोग्रामिंग की बात करूं तो सी प्रोग्रामिंग में एक हमारे पास होता है स्ट्रक्ट। तो मैंने क्या करा, मैंने एक स्ट्रक्ट बनाया नोड नाम से, और इसके अंदर मैंने 2 चीजें दी। क्या क्या? एक मैंने दिया डेटा, जो भी मेरे पास डेटा है, लेट्स से इंटीजर टाइप ऑफ डेटा है, तो फिर मैंने यहां पे डेटा दिया। और साथ ही साथ मैं एक पॉइंटर भी दूंगा। अब यार क्वेश्चन यहां पे ये आता है, ये पॉइंटर कैसा होगा? क्या ये इंटीजर होगा? क्या ये फ्लोट होगा? मतलब क्या होगा ये पॉइंटर? तो ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक नोड है और ये दूसरी नोड है। इसके अंदर भी एक डेटा है, इसके अंदर भी एक डेटा है, लेट्स से D2। और इस पॉइंटर को, इस नोड को पॉइंट करना है। इसको पॉइंट कर रहा है, ये इस पूरे नोड को पॉइंट कर रहा है। और ये पूरी नोड क्या है? पूरी नोड स्ट्रक्ट है। तो एक तरीके से इस पूरी नोड का एड्रेस चाहिए ना मेरे को, यानी कि जब मैं यहां पे पॉइंटर बनाऊंगा तो वो किस टाइप का होगा? तो वो स्ट्रक्ट नोड टाइप का ही होगा। क्यों? क्योंकि मैं नोड का ही एड्रेस इसके अंदर स्टोर कराता हूं। अगर आप सी प्लस प्लस या जावा की बात करते तो आप क्लास का यूज कर लेते। तो यार एक तरीके से हमने अब समझ लिया है कि लिंक लिस्ट क्या होता है। लिंक लिस्ट इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ नोड्स। नोड्स के कलेक्शन को मैं लिंक लिस्ट कहता हूं। ये एक तरीके से लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि हर नोड का एटमोस्ट 2 ही नेबर होंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ये हो गया मेरे पास नोड 1, ये हो गया मेरे पास नोड 2।
तो क्या हुआ, यहाँ पे आ गया डेटा D1, यहाँ पे आ गया डेटा D2, तो इसके पॉइंटर ने इसको पॉइंट किया और लेट्स से आगे कोई नोड नहीं है तो इसने नल को पॉइंट किया। तो ये मेरा बन चुका है एक तरीके से लिंक्ड लिस्ट। अब यार चलो अब हम इस चीज का डिस्कशन करते हैं कि जो जो प्रॉब्लम्स हमने एरेस के अंदर करी थी उनको लिंक्ड लिस्ट कैसे टैकल कर पा रहा है। तो यार एरेस के साथ सबसे पहली प्रॉब्लम ये थी कि अगर लेट्स से आपके पास एक एरे है और उसका साइज आपने फिक्स कर दिया और बाद में अगर इस एरे का साइज आपको इंक्रीज करना हुआ तो ये बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल सा हो जाता था। अगर स्टैटिक एरे है आपके पास तो आप इसका साइज इंक्रीज ही नहीं कर सकते, आपको पहले ही बहुत ज्यादा साइज डिक्लेयर करना पड़ता। लेट्स से आपने पहले ही बहुत ज्यादा साइज डिक्लेयर कर दिया 10,000 का। लेकिन अगर ये डायनेमिक एरे है और अगर आप इसके अंदर किसी एलिमेंट को इंसर्ट करोगे तो ये बैकएंड में क्या करेगा, बैकएंड में एक नई एरे को यहां पे डिक्लेयर करेगा, इस एरे के जितने भी एलिमेंट है सबको इसमें कॉपी करेगा और फिर जो भी एक नया एलिमेंट है उसको इंसर्ट करा देगा। तो यार जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा टास्क बढ़ चुका है और ये ऑप्टिमल भी नहीं है इतना। दिस इज नॉट ऑप्टिमल एट ऑल कि हम पहले कॉपी कर रहे हैं फिर इंसर्ट कर रहे हैं नई एरे बना रहे हैं, तो ये ऑप्टिमल भी नहीं है। तो यार अगर मैं इस केस में लिंक लिस्ट की बात करूं तो आपको पता है कि लिंक लिस्ट के अंदर बहुत सारे नोड्स होते हैं। लेट्स से नोड 1 हो गया, नोड 2 हो गया, इसके अंदर डेटा 10 है, इसके अंदर डेटा 20 है, ये नोड इसको पॉइंट कर रहा है और इस नोड के आगे कोई नोड नहीं है तो ये अभी नल को पॉइंट कर रहा है। अब मेरा टास्क ये है कि इस लिस्ट के अंदर एक और डेटा इंसर्ट कराना जिसकी वैल्यू हो 30। तो यार मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बस क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक नया नोड बनाऊंगा, इस नए नोड के अंदर जो डेटा है उसको डाल दूंगा 30। अब इसका कुछ एड्रेस होगा नोड का, तो जो भी इस लिस्ट का लास्ट एलिमेंट था या फिर लास्ट नोड था उसका मैं एड्रेस चेंज करके इसको पॉइंट करा दूंगा और इस नोड का एड्रेस मैं नल कर दूंगा। तो एक तरीके से मैंने लिंक लिस्ट के अंदर एक एलिमेंट को इंसर्ट करा दिया और मुझे इतना सारा जो एरे में काम करना पड़ रहा था उतना सारा लोड भी नहीं लेना पड़ा। तो यानी कि लिंक लिस्ट इस केस में बहुत एडवांटेजियस है। अगर आप प्रॉब्लम नंबर 2 की बात करेंगे तो जैसा कि आपको पता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मेन मेमोरी है और मेन मेमोरी के अंदर पहले से ही बहुत सारे एरेज और वेरिएबल ने स्पेस ले रखी है। लेट्स से ये एक वेरिएबल है, इसने स्पेस ले रखी है, ये एक एरे है, इसने स्पेस ले रखी है। ठीक है, अभी बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 एलिमेंट की जगह है, यहाँ पे एक तीसरे एलिमेंट की जगह है। और यार मैं चाहता हूं कि मैं एक ना 3 साइज का एरे बना दूं। अब यार मैं 3 साइज का एरे डिक्लेयर ही नहीं कर पाऊंगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि हमें एरे के लिए कॉन्टिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी चाहिए और कॉन्टिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी इस मेन मेमोरी के अंदर अभी अवेलेबल नहीं है। लेकिन 3 एलिमेंट्स की जगह तो है लेकिन कॉन्टिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से मेमोरी अनअवेलेबल आ जाएगा। लेकिन अगर ये लिंक लिस्ट का केस हुआ तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, लेट्स से हमारी एक नोड यहाँ पे आ गई, एक नोड यहाँ पे आ गई, एक नोड यहाँ पे आ गई और मुझे पता है कि अलग अलग लोकेशन पे नोड हो सकती हैं। क्यों, क्योंकि अब तो मैं बस इनको डायरेक्ट पॉइंट करा दूंगा। ए को मैंने इससे लिंक करा दिया, फिर इस बी को मैंने सी से लिंक करा दिया, तो मुझे कॉन्टिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी की जरूरत नहीं है लिंक लिस्ट के केस के अंदर। और अगर मैं प्रॉब्लम नंबर 3 की बात करूं तो जैसा कि आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एरे है, एरे के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लेट्स से 1 3 4 5 6। ठीक है, और ये स्पेस अभी एम्प्टी है। मुझे 1 और 3 के बीच में एक एलिमेंट दैट इज 2 को इंसर्ट कराना है। अब यार इंसर्ट कराने के लिए पहले ये जो 3 से लेकर 6 एलिमेंट है ना, मुझे इन सबको आगे शिफ्ट करना होगा। 6 को आगे भेजूंगा, 5 को आगे भेजूंगा, सिमिलरली 4 को, सिमिलरली 3 को। फिर जब यहाँ पे स्पेस बनेगा तब जाके मैं इसमें 2 को इंसर्ट करा पाऊंगा। सिमिलरली अगर मैं डिलीशन का केस लेता तो मेरे पास लेट्स से ये एरे है, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं और अगर मैं इसमें 2 को डिलीट कराना चाहता हूं तो मुझे इन एलिमेंट्स को आगे शिफ्ट भी कराना होगा। तो यार केवल इंसर्शन और डिलीशन के अंदर हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती थी एरेस के केस में। लेकिन अगर ये लिंक लिस्ट का केस होता तो लिंक लिस्ट में क्या होता है, लिंक लिस्ट में बहुत सारी नोड्स होती हैं और नोड्स डिस्क्रीट लोकेशन पे होती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ये नोड 1 हो गई, नोड 2 हो गई, नोड 3 हो गई, इसमें 10 है, इसमें 20 है, इसमें 30 है और ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है। अब मैं चाहता हूं 10 और 20 के बीच में एक और नोड आ जाए, दैट इज जिसके अंदर वैल्यू हो जाए 40, वो 10 और 20 के बीच में आ जाए। तो अब बस मैं कुछ नहीं करूंगा, क्या, जो ये वाला जो नोड है ना, इसको मैं इससे पॉइंट करा दूंगा, इस नोड का जो पॉइंटर है इसको मैं इस नोड 2 से पॉइंट करा दूंगा और इन दोनों को ब्रेक कर दूंगा। तो कितने ही सिंपल वे में मैंने
एक लिस्ट के अंदर अपने दूसरी नोड को इंसर्ट करा दी। मुझे ना बाकी एलिमेंट के साथ छेड़छाड़ करनी पड़ी, बस जहां पे मुझे इंसर्ट कराना है मैंने उनके पॉइंटर्स के एड्रेस चेंज करे और मेरी एक नई नोड इंसर्ट हो गई। सिमिलरली अगर लेट्स से मेरे पास है लिस्ट और मुझे 30 को डिलीट कराना है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, ये जो बी नोड है ना, मैं बस इसका जो पॉइंटर है इसको नल बना दूंगा। नल बनाने से क्या होगा, अब ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, अगर ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा मतलब ये इसका एंडिंग पॉइंट हो गया, तो यानी कि मैंने इस 30 को डिलीट कर दिया। तो डिलीट करने के लिए भी मुझे कुछ ज्यादा एफर्ट्स नहीं देने पड़ रहे। तो यार जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि एरेस के बहुत सारे प्रॉब्लम्स लिंक लिस्ट बहुत आसानी से सॉल्व कर पा रहा है। अब यार लिंक लिस्ट के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लाइक सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, और बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं लिंक लिस्ट में। ये जितनी भी चीजें हैं लाइक ऑपरेशंस हो गया, टाइप्स हो गया, हम डेटा को किस तरीके से एक्सेस करते हैं, कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये लिंक लिस्ट का पहला पार्ट पसंद आया होगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।